नमस्ते दोस्तों, मैं मयूषा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम मैत्रेय पुष्पा जी की आत्मकथा का दूसरा खंड, जिसका शीर्षक है गुड़िया भीतर गुड़िया, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैत्रेय पुष्पा जी के आत्मकथा का पहला खंड हमने देखा था, जिसका शीर्षक था कस्तूरी कुंडल बसे। वह वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। आज हम उस कथा को आगे बढ़ाते हुए मैत्रेय पुष्पा जी की आत्मकथा का दूसरा खंड देखेंगे। अब इस आत्मकथा को शुरू करने से पहले इस आत्मकथा के जो शीर्षक है, उस शीर्षक का अर्थ एवं उसकी सार्थकता को लेकर बात करेंगे। गुड़िया का अर्थ होता है जैसे खिलौना, या छोटे बच्चों का जो खिलौना होता है उसको गुड़िया बोला जाता है। मराठी में जिसे बाहुली कहते हैं, जिसे हम जैसा चाहे वैसा रख सकते हैं, नचा सकते हैं, वह खिलौना होता है, हम जानते हैं। लेकिन भीतर ये जो शब्द है, शब्दशः अगर अर्थ देखना है तो भीतर यानी अंदर, मन के भीतर या व्यक्ति के भीतर या किसी चीज़ के भीतर। गुड़िया के भीतर गुड़िया, यह एक शब्द प्रयोग यहाँ हुआ है। अर्थात गुड़िया के भीतर एक गुड़िया है जिसका हम इस आत्मकथा में दर्शन करने वाले हैं। लेखिका ने इस दूसरे खंड को ये शीर्षक शायद इसीलिए दिया है क्योंकि वो शादी से पहले अपनी माँ के लिए गुड़िया थी। माँ जैसे कहती थी वैसे हर कोई अपने बच्चों को गुड़िया, या खासकर जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को गुड़िया बना कर रखते हैं। जैसे चाहे वैसे लड़कियां मानती हैं माँ बाप का। ऐसा नहीं है कि माँ बाप का मानना मतलब गुड़िया हो गई, नाचने वाली हो गई, लेकिन यहाँ शब्दशः अर्थ ये हमें अभिप्रेत होता है कि वह एक अपने माँ के लिए गुड़िया थी, जो माँ अपने नियमों के अनुसार उसे शासन में रखती है, शिक्षित करती हैं। विवाह के बाद वह अपने पति के लिए गुड़िया बन जाती है और पत्नी रूप में वह इस तरह ढालती है स्वयं को, जैसे पति चाहता है वैसे अपने आप को वो संवारती रहती है। जो पति अपने पसंद के अनुसार उसे रखना चाहता है, उसे जैसा पसंद है वैसा श्रृंगार करना, बोलना, रहना, पतिव्रत धर्म का पालन करना, पति के बनाए नियमों पर चलना। और इस गुड़िया के माध्यम से हम देखते हैं कि पति के सभी आदेशों का पालन करना। यह गुड़िया जब अपने अस्तित्व को पहचान जाती है, अपने स्व की इच्छा पूर्ति के लिए वो लड़ने भी लगती है, झगड़ने भी लगते हैं, बात करने भी लगती है। तब बनी बनाई गुड़िया का जो स्वरूप है, उसका जो पारंपरिक जो रूप है, बिगड़ जाता है। वह अपनी मर्जी से जीने की अधिकारी बन जाती है। अर्थात उसके भीतर की गुड़िया ने अपने आप में जो संघर्ष करते हुए बंधनों के विरुद्ध जो विद्रोह किया है, उसको हम इस आत्मकथा में पढ़ते हैं, जो अपना स्थान हिंदी साहित्य में लिखवाने के लिए बाध्य करती है। हार न मानना और निरंतर प्रयत्न करते रहना, संघर्ष करते रहना, यह इस गुड़िया का अर्थात मैत्रेय पुष्पा जी का मूल मंत्र है। यह आत्मकथा पढ़कर हमें संघर्ष करने के लिए प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। कथागत विश्लेषण कुछ इस तरह है। लेखिका मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा का ये दूसरा खंड है, जिसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन दिल्ली द्वारा 2012 में हुआ था। इस आत्मकथा के प्रकाशन के बाद अनेक सकारात्मक, नकारात्मक टीका टिप्पणियाँ, आलोचना हुई, प्रतिक्रियाएँ आती हैं। आत्मकथा के इस खंड के शुरुआती पन्नों में लेखिका ने पारिवारिक संबंधों पर चर्चा की है। बरसों से चली आ रही पारिवारिक परंपराओं पर लेखिका ने चर्चा भी की है, और साथ ही स्त्रियों को किस तरह डराकर धमकाकर रखा जाता है, इसके विपरीत वह डर स्त्री को दिन रात कैसे सताता है, छोटी छोटी चीज़ों पर नाराज़ होकर स्त्री को डराया जाता है, इसका चित्रण इस आत्मकथा में किया हुआ है। जैसे खाने में नमक अगर कम पड़ गया, कम ज़्यादा भी हो गया, तो वो भी एक छोटी सी घटना एक स्त्री के लिए कितना बवाल खड़ा करती है, या उसके लिए माहौल बदलने वाली होती है। इस आत्मकथा के विषय के संबंधित डॉक्टर पतकी जी लिखती है कि इस आत्मकथा में माँ बेटी के संबंध, मानसिक, आर्थिक और शारीरिक परेशानियाँ, आज़ादी को लेकर प्रश्न, बेचैनी, पवित्रता, दृढ़ता, पारिवारिक जीवन में रूढ़िवादिता का शिकार, साहित्य की अस्वीकृति की चिंता, लेखन साहित्य में बढ़ती रुचि एवं अनेक उसका जो आत्मविश्वास है लेखिका का, स्थिति परिस्थिति, उतार चढ़ाव, उसके सुख दुख, न्याय अन्याय और परेशानियों का मुक्त जो संचार या वर्णन हम इस आत्मकथा में पढ़ते हैं।
झांसी अलीगढ़ की सर्वसाधारण दिखने वाली ये लड़की दिल्ली जाकर पति के साथ पार्टी में जाती है। साथ ही पति के दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ के साथ पार्टी में नाचती भी है। यह बात पति के मन में संदेह उत्पन्न कर देता है। इस वजह से डॉक्टर नाराज होकर अपनी पत्नी पर ही शक करते हैं। डॉक्टर अपनी पत्नी और डॉक्टर सिद्धार्थ का जो रिश्ता है वो देह के साथ जोड़ते हैं। उनके अनुसार सिद्धार्थ का और अपनी पत्नी का कुछ तो है जो कि असल में कुछ नहीं था। अब इसके बारे में जो अपना संपूर्ण जीवन पति समर्पण में वो जो गुजार रही थी वह वैवाहिक बंधनों को निभाती है। जब पति ही पत्नी को भीतर से बाहर आने के लिए आज़ादी नहीं दे रहा है तो वह दरवाज़ा तोड़ देती है। हम कहते हैं ना, जितना आप जिस चीज़ को बांध के रखोगे वह उतना बाहर आने की कोशिश करेगा। और पति के दीक्षांत समारोह में पत्नी की जाने की इच्छा है लेकिन उसको लेकर नहीं जाया जाता, तब उसे अपमान लगता है। घर पर कोई अधिकारी आया है, यूपीसी का अधिकारी, चेयरमैन आते हैं तो लेखिका को चाहते हुए भी उनके सामने आकर अभिवादन करने की अनुमति नहीं दी जाती। लेखिका अपने पति की हर बात मानती है, वह विनम्र है, वह शांत है और पति आज्ञा का पालन करने वाली पत्नी है। अब वह अपनी निर्णय स्वयं लेती है, अपनी पहचान पार्टी में दिखाती है। लेखिका के पति पढ़े लिखे, नौकरी करने वाले, उच्च शिक्षित, आधुनिक रहन सहन के हैं, लेकिन उनकी पुरानी सोच हमें यहाँ दिखाई देती है। अंग्रेज़ी बोलने वाला व्यक्ति, मॉडर्न कपड़े पहनने वाला, आधुनिक तौर तरीके अपनाने वाला व्यक्ति पुरानी सोच को लेकर यहाँ चित्रित होता है। जो परंपराओं को साथ लेकर चलती थी, लेखिका उस सोच के विरुद्ध संघर्ष करती है। यहाँ एक स्त्री की इच्छा का कोई महत्व नहीं है, यह हमें समझ में आता है। वह डॉक्टर सिद्धार्थ और पति दोनों के बारे में सोच रही है। उसका डॉक्टर सिद्धार्थ के प्रति जो बढ़ता लगाव है या उसके मन में तरह तरह के जो भाव उमड़ रहे हैं, उस रिश्ते को बनाने में डॉक्टर साहब का जो शक है, संदेह है, उसको मजबूर कर देता है। हम देखते हैं कि इस आत्मकथा में लेखिका स्वयं को धीरे धीरे रिश्तों के बंधनों से हटकर सोचने लगती है। वह अपने निर्णय स्वयं लेती है, स्वयं के जो फैसले हैं स्वयं सुनाने लगती है। आत्मकथा में आगे वह पीएचडी करने के बारे में भी सोचती है। पहले तो उसके पारिवारिक व्यस्तता के चलते उसको नकारा जाता है। देखकर वो बहुत कुछ नकारात्मक बातें भी होती है। लेखिका अपना मन बना लेती है, उसको अपने पति की बातें आहत करती है क्योंकि वह आगे की पढ़ाई का मन बना चुकी है। जो लड़की बचपन में पढ़ाई से दूर भागती थी, आज वह पढ़ाई के लिए सतर्क हो गई है, पढ़ाई आगे की करना चाहती है। वह सोचती है कि जो पत्नी अपने पति के साक्षात्कार की सब तैयारियां करवा के देती है, पति के लिए सब चीज़ें तैयार करके रखती है, पति के सारी चीज़ें संभाल के रखती है, लेकिन पत्नी को पूछे बिना वो स्वयं निर्णय ले लेते हैं। लेखिका को तब अपनी माँ की याद बहुत आती है क्योंकि माँ पढ़ाई करनी चाहिए ऐसा हमेशा कहती थी। यहाँ लेखिका ने अपने ज्ञान के अधिकार को उन्होंने मांगा है, अर्थात गुड़िया भीतर गुड़िया। इस आत्मकथा के बारे में डॉक्टर रमा नवले जी ने अपनी एक शोध लेख में कहा था, मुझे अभी भी याद है, कि ज्ञान की विरासत में अधिकतर जताने वाली मनुष्य की हमदर्द जो है गुड़िया। और मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा गुड़िया भीतर गुड़िया एक मनुष्य यानी एक स्त्री को मनुष्य के रूप में देखने की जो बात है और उस मनुष्य की प्रामाणिक अनुभूतियों का वह जो दस्तावेज है, ऐसा उन्होंने कहा था। अर्थात लेखिका यहाँ ज्ञान विरासत में मांगती है। विवाह के बाद फिर से शिक्षा का रास्ता वह पकड़ लेती है। लेखिका ने आत्मकथा में अपनी दिल्ली यात्रा का वर्णन किया है। दिल्ली के भौगोलिक वातावरण के साथ अपने भीतर की मानसिक भावनाओं को, मानसिक यातनाओं को, मानसिक संघर्ष को वो चित्रित करती है। दिल्ली आकर वह पति के विचारों और कहने अनुसार स्वयं को परिवर्तित तो करती है, 2 चोटियों से एक चोटी पर आती है, अर्थात फैशन में स्वयं को तब्दील कर देती है। तन और मन को पति के बताए रास्ते पर चलाने लगती है। पति की इच्छा अनुसार स्वयं को सजाना, ढालना, निखारना या बोलना, चलना, ये रहना, ये सब कुछ वह करती है। जैसे वह एक गुड़िया हो, जैसे रखा जाता है वैसे रखती है या रहती है। गांव का पारंपरिक रूप बदलकर शहरी जो पन है या शहरी आधुनिकता भरा रूप वह अपना लेती है। दिल्ली आकर लेखिका और उनका परिवार हॉस्टल में रहने लगते हैं। डॉक्टर के दोस्त सिद्धार्थ ने उसके लिए उनकी मदद की थी। अपनी और डॉक्टर सिद्धार्थ की पहली मुलाकात का वर्णन करती है। लेखिका एक आदर्श पत्नी बन जाती है जिसकी हर कोई तारीफ भी करता रहता है। हॉस्टल में हो रही दिक्कतों के कारण उन्होंने एक किराए पर मकान ले लिया।
पति पत्नी के बीच का लगाव अलगाव सब इस आत्मकथा में चित्रित हुआ है। साथ ही नए नए लोगों का किराए का मकान ढूंढने में क्या क्या परेशानी होती। दिल्ली जैसे शहर में बढ़ती लोक संख्या के चलते रहना बहुत काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में भी हम आत्मकथा में पढ़ते हैं। लेखिका दिल्ली जैसे बड़े शहर में अकेलापन तो महसूस करती है, उसे अपना अलीगढ़ ही याद आने लगता है, क्योंकि गांव की लड़की है तो गांव उसे बहुत याद आने लगता है। वह अपने गांव के लोगों को भूलती नहीं है, आज भी वह उनसे जुड़ी हुई दिखाई देती है, क्योंकि अपनी मिट्टी से जुड़े रहना ये लेखिका की खासियत है। और उनकी रचनाओं में भी हम गाँवों का वर्णन देखते हैं। इस आत्मकथा के खंड में लेखिका का साहित्यिक परिचय भी हमें मिलता है। उसके मायके की निशानी के रूप में अपनी किताबें साथ लेकर दिल्ली आना, चांदनी चौक के टाइम्स ऑफ इंडिया की इमारत देखकर अपनी सुध बुध जो है भूल जाना, ये स्पष्ट करता है कि लेखिका साहित्य क्षेत्र से लगाव रखती है। अपने अस्तित्व को पति के अस्तित्व के साथ जोड़कर देखने वाली लेखिका दिल्ली आकर अपने अस्तित्व के प्रति सजग होते हुए हमें दिखाई देती है। उस विषय में दिन रात सोचती रहती है। एक स्त्री का अस्तित्व घर, पति, बच्चों या उसका जो परिवार है उसमें किस तरह लुप्त होता जाता है, यह लेखिका को देखकर पता चलता है। स्त्री पति के पसंद नापसंद और घर के छोटे बड़े कामों में वो किस तरह अपने आप को स्वयं को भूल जाती है। वह अपनी डायरी में लिख रही है, लेखिका ने आधुनिक सभ्यता को अपनाते हुए बहुत बार स्वयं को घायल किया है। लेखिका आधुनिक दिखने के लिए रेखा अग्रवाल नामक एक स्त्री से श्रृंगार करवा के लेती है, किंतु होता ऐसा है कि उस पार्टी में उसने जो श्रृंगार किया था उसके बालों का वो जूड़ा खुल जाता है, जिस वजह से वो मजाक का विषय बनती है। यह अपनी अपमानित घटना की अनुभूति यह भी आत्मकथा में वो लिखती है। लेखिका ने आत्मकथा में शहरी रहन सहन, डॉक्टर और पढ़े लिखे लोगों का रवैया किस तरह होता है इसका भी चित्रण किया है। आधुनिकीकरण और महानगर के कारण लोगों का दिल जैसे कमज़ोर हो गया है। आम घर काम करने वाली स्त्रियों का संघर्ष और उनका जीवन लेखिका ने बारीकी से इस आत्मकथा में चित्रित किया हुआ है। स्त्रियां घर के कामों के साथ पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ भी करती है, व्रत वैकल्य भी करती है। ज़्यादातर घरेलू स्त्रियां ही हमारी परंपराओं को निभाती हुई नजर आती है, यह लेखिका कहती है। लेखिका की एक मुस्लिम पड़ोसी जिसका नाम इल्माना था, इल्माना उसके साथ जो उसके अनुभव आए हैं वो भी आत्मकथा में वह लिखती है। वह लेखिका की अच्छी सहेली बन जाती है, समय समय पर लेखिका को प्रोत्साहित भी करती है। स्त्री और पुरुषों की तरफ देखने का नज़रिया समाज का अलग होता है। यहाँ स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर लेखिका ने अनेक सवाल उठाए हैं। आम आदमी घर से भागता है कहते तो वो साधु हो गया, और लेकिन औरत एक घर छोड़ जाए तो बस एक ही बात उसके चरित्र को लेकर होती है, शायद उसको वेश्या कहा जाता है या अलग शब्द उच्चारित किया जाता है। स्पष्ट है कि समाज में स्त्री पुरुष के अलग अलग मानदंड निर्धारित किए हैं। जो स्त्री आगे बढ़ना चाहती है, कुछ कर दिखाना चाहती है, उसे यह समाज व्यवस्था आगे बढ़ने नहीं देती और उस पर इल्ज़ाम लगाती है। इल्माना पीएचडी करना चाहती है, किंतु उसे संबंधित विभाग के प्रमुख उसको नकारते हैं। लेखिका ने इल्माना के माध्यम से एक स्त्री का जीवन, उसका विवाह, उसके वैवाहिक संबंध, बाह्य संबंध या पुरुष वर्ग उस पर किस तरह चिढ़ता है, चिढ़ने वाली उसकी बातें, लोगों के उसके चरित्र को लेकर होने वाली बातें आदि का वर्णन उन्होंने आत्मकथा में किया हुआ है। लेखिका पर उसके विचारों और व्यवहारों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इल्माना की दोस्ती का असर लेखिका के वैवाहिक जीवन पर भी पड़ने लगता है। लेखिका यहाँ मैत्रीय पुष्पा न होकर यहाँ यानी इस आत्मकथा के खंड में मिसेज शर्मा के रूप में अपना चरित्र चित्रण करती है। वह व्यक्तिगत तौर पर संघर्ष कर रही है। स्त्री का विवाह, बाह्य संबंध उसके वैवाहिक जीवन को असफल सिद्ध करते हैं। लेखिका क्या करना चाहती है, क्या कहना चाहती है, यह प्रश्न पाठक के मन में उपस्थित होता है। क्या डॉक्टर शर्मा के साथ वह खुश नहीं है? प्रश्न चिन्ह है। क्या स्त्री का अस्तित्व विवाह, बच्चे होने के बाद समाप्त हो जाता है? प्रश्न चिन्ह है। क्या एक स्त्री का ऐसा सोचना कि उसके चरित्र को बिगाड़ देता है? क्या वह चरित्रहीन हो जाती है? बहुत सारे प्रश्न हैं और ऐसे अनेक प्रश्न लेखिका के इस आत्मकथा को पढ़ने के बाद हमारे मन में भी उत्पन्न होते हैं और हम इस आत्मकथाओं को पढ़ने के बाद समझ जाते हैं कि लेखिका अपनी सहेली के विचार ग्रहण करने लगती है जो उसके जीवन में बदलाव लाने वाले थे, और लेखिका का यह साहसिक निर्णय था। लेकिन एक गृहिणी का ऐसा सोचा जाना भी बसे बसाए घर को या उस घर में महाभारत खड़ा कर
देने वाला था। अपनी ही धुन में चलती हुई विद्रोही कदम ये लेखिका उठाती है। लेखिका आत्मकथा के इस खंड में 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय दिल्ली शहरवासियों की जो हालत हुई थी, उस हालत का वर्णन भी करती है। अपने पड़ोसी मुस्लिम परिवार, अपनी सहेली इल्माना के विषय में वो लिखती है। तत्कालीन जो समय था वो लोगों को भयभीत करने वाला ही था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पर तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप को भी उन्होंने लिखा है। घरों घरों में, लोगों में, स्त्रियों में अपनी बातें कम और युद्ध की बातें ज़्यादा होने लगी थी। अर्थात दिल्ली वाले तत्कालीन समय में मानसिक युद्ध लोग लड़ रहे थे। लेखिका ने उस समय के वातावरण या उस समय के परिवेश का वर्णन भी किया है। आपातकालीन स्थिति में भी लेखिका अपनी सहेली के बारे में सोच रही है, बल्कि दूसरे लोग मुस्लिम परिवार को दुश्मन समझ रहे थे। मानवीय संबंधों को लेकर लेखिका बहुत ही संवेदनशील हमें दिखाई देती है और उनकी ये झलक हमें उनकी आत्मकथा में ही नहीं, उनकी अन्य रचनाओं में भी दिखाई देती है। जिस मुस्लिम परिवार की कोई गलती भी नहीं थी, जिस कारण उनसे ये लोग रिश्ता तोड़ रहे थे, लोग धर्म देश को लेकर आपसी मनमुटाव करते थे, लेखिका और इल्माना की दोस्ती भी कुछ समय के लिए जैसे खामोश हो गई थी। एक दिन फिर से इल्माना ने धर्म से बढ़कर मानवीयता होती है ये सिद्ध करके दिखाया था। होता ऐसा है कि लेखिका की बेटी स्कूल से निकलती है और घर नहीं आती है। लेखिका उसको ढूंढने लगती है, कहाँ गई, इस कारण बहुत परेशान होती है। लेकिन वही दोस्त इल्माना उस बेटी को लेकर आ जाती है घर। अर्थात लेखिका की जो आत्मीय उनका जो संबंध है हमें इस आत्मकथा में देखने को मिलता है। लेखिका अपनी खोई हुई बच्ची और अपनी सहेली को दोबारा पाकर बहुत खुश हो जाती है। लेखिका ने तत्कालीन समय की राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें इंदिरा गांधी का शासन, सामाजिक व्यवस्था, साहित्यिक क्षेत्र के प्रिय लेखक फणींद्रनाथ रेणु के बारे में भी लिखा है। लेखिका के दो ही प्रिय लेखक थे, एक थे फणींद्रनाथ रेणु जी और दूसरे थे राजेंद्र यादव जी। उन दोनों की भी फोटो उन्होंने अपने घर में लगाई थी। लेखिका के आत्मकथा में स्त्री अस्तित्व, स्त्री अस्मिता, उसके अनेक रूपों की चर्चा हम आत्मकथा में पढ़ते हैं। लेखिका के जीवन की एक कथा है, उसकी न होकर उस हर एक स्त्री की है जो अपना वैवाहिक जीवन सुखकर होने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है, जो शिक्षा अधूरी छोड़कर विवाह बंधन में बन जाती है, अपने पति को सर्वस्व मानकर सती पार्वती होने का प्रयत्न करती है, इन बंधनों को समझती और उससे मुक्ति पाने के बारे में भी सोचती है। लेकिन विवाह व्यवस्था, समाज व्यवस्था के चलते स्वयं को वो मुक्त नहीं कर पाती। यहाँ हम देखते हैं कि लड़कियों की माँ होने से समाज का जो बुरा बर्ताव है ये लेखिका को सहन करना पड़ता है। जिन स्त्रियों को सिर्फ लड़कियाँ ही होती हैं, उनकी चिंता, मनोदशा, उनका संघर्ष, उनका मानसिक द्वंद्व हम इस आत्मकथा में पढ़ते हैं। लड़का होने के लिए वह हर संभव प्रयास करती है। लड़का लड़की में भेद करने वाला ये समाज, उनके विचार, भावनाओं का चित्रण लेखिका ने इस आत्मकथा में किया हुआ है। लेखिका की माँ को लड़का या लड़की में कोई भेदभाव करने नहीं आता, क्योंकि लेखिका की माँ, हम जानते हैं, पहले खंड में हमने देखा है, लेखिका की माँ बहुत ही आधुनिक विचारों की रही है। वह तो ज़्यादा बच्चे होने के कारण भी विरोध करती थी। वह लेखिका को समझाती भी है, प्रत्येक स्त्री को माँ के रूप में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, क्योंकि ये संघर्ष उसका अकेले का होता है। हम इस संघर्ष में किसी पुरुष की तुलना कर ही नहीं सकते। लेखिका दिल्ली में रहकर भी कभी कभार अपने गांव मायके जाती रहती है, क्योंकि उन्हें गांव जाना बहुत पसंद था। इस बार वह गौरा भाभी के आमंत्रण पर जा रही थी। गांव के लोगों में लेखिका को 3 बेटियां हुई, इस कारण भी नाराज़गी थी। पंचायत में लोग डॉक्टर साहब का दूसरा विवाह करवा देने के बारे में विचार विमर्श करते हैं। देखिए ना, कितनी ताज्जुब की बात है। और लोगों का कहना था कि मैत्री ने डॉक्टर साहब का वंश मिटाया है और वंश को जिंदा रखने के लिए डॉक्टर साहब को दूसरा विवाह करना चाहिए। अब लेखिका की माँ को ये मंजूर नहीं है। वह इस गांव की परंपरा के विरोध में जाती है। यहाँ गलत परंपराओं के विरोध लेखिका की माँ खड़ी हुई हमें नजर आती है और उसे यह अपराध लगने लगता है। उस लड़कियों की माँ ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, उनको शिक्षा देने के लिए वह स्वयं को भूल जाती है। जो समाज लड़की जन्म पर शाप देता है, उन्हें वह दिखाना चाहती कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। आज वर्तमान में लेखिका की तीनों लड़कियां डॉक्टर है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लेखिका ने आत्मकथा के इस खंड में कुछ उनकी बचपन की यादें बताई हैं जो उनके पहले खंड में छूट गई थी।
कन्या गुरुकुल का अनुभव उन्होंने बताया है। उस कन्या गुरुकुल में लेखिका शिक्षा के लिए जाती थी। लेखिका का जन्म ही ज्ञान लेने के लिए हुआ है, ऐसा उनके दादा ने उनको कहा था। अपनी सभी यादों का वह क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करती है। उस ज़माने में आज जितनी महंगाई नहीं थी, लेकिन हॉस्टल जाने के बाद वहाँ का वह अनुभव वो इस तरह बताती है कि गुरुकुल के नियम व्यवस्था को वो लिखती है। वह जब भी गुरुकुल से गांव जाती थी, उसे मिलने के लिए संपूर्ण गांव, अनेकों लोग उसको मिलने के लिए इकट्ठा होते थे। लेखिका का गुरुकुल के नियम बताना, बोलना देखकर लेखिका के ज्ञान की प्रशंसा भी लोग करते थे। और यहाँ हम देखते कि लेखिका का जनेऊ संस्कार भी गुरुकुल में हुआ है। शायद यह एक लड़की का पहली बार जनेऊ संस्कार हुआ था और ये अधिकार उस लड़की को दिया था। कितने युगों से पुरातन मान्यताओं को यहाँ नकार कर लड़की को वह अधिकार दिया गया था। मैत्रियों को बचपन में छोटी जाति के लोग पंडित विद्वान मानकर घर में नामकरण के लिए उसको बुलाते थे। लेखिका को तब ये बातें समझ में नहीं आती थी। गांव में स्त्री को हर जगह नकारा जाता है, वहाँ एक लड़की का पंडित रूप में चुना जाना बहुत बड़ा बदलाव था। आत्मकथा के दोनों खंड में हम पढ़ते हैं कि ग्रामीण परिवेश बहुत ज़्यादा आया हुआ है। ग्रामीण लोगों का वर्णन बहुत ही आत्मीयता के साथ लेखिका ने किया है। दूसरे खंड में लेखिका दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहकर भी वहाँ का वर्णन कम करते हुए गांव का वर्णन बहुत ज़्यादा करती है और गांव की ओर ज़्यादा आकर्षित होती हुई हमें नज़र आती है। तत्कालीन समय में गांव की स्थिति जो थी या गांव का माहौल था, जमींदारों, नंबरदारों, साहूकारों का वर्चस्व, किसानों का शोषण आदि बातें इसमें आती है। गांव के जमींदारों एवं नंबरदारों के कार्यक्रमों में स्त्री की उपस्थिति नहीं होती थी। लेखिका की माँ ने इसके बारे में आवाज़ उठाई थी। पटवारी ने नंबरदारों से बात करके समझाया था और लड़कियों को लड़कों के साथ शिक्षा के लिए भी नहीं भेजा जाता था। लेखिका की माँ ने इसके विरोध में जाकर अपनी अकेली लड़की को लड़कों के साथ पढ़ने के लिए भेजा। फिर इसके बाद बदलाव आया, फिर नंबरदार ने भी अपनी एक लड़की को पढ़ने के लिए भेजा। एक एक करके लड़कियां पढ़ने के लिए जाने लगी। लेखिका ने इसमें साहित्यिक संघर्ष के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी एक भी किताब अपनी माँ कस्तूरी के नाम समर्पित नहीं की है, हालांकि उनकी दूसरी किताबें अपनी बेटियों के नाम समर्पित है। अब मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक किताब ही अपनी माँ पर लिखी है। वैसे उनकी आत्मकथा है, लेकिन माँ के साथ जुड़कर आई हुई उनकी आत्मकथा का पहला खंड कस्तूरी कुंडल बसे, ये पूर्णतः माँ पर ही है, तो ऐसा हम कहेंगे। पर कहते कि बेटियों के नाम समर्पित अपनी माँ के प्रत्येक निर्णय के विरोध में वह लिखती जाती है, लेखिका जाती है, पर शादी वह माँ के पसंद के लड़के से ही करती है। लेखिका के जीवन का दुखद प्रसंग उनकी माँ की मृत्यु का दिन 10 जून 1997 का है। लेखिका की माँ कस्तूरी की मृत्यु लेखिका के पास दिल्ली में ही होती है। रोज की तरह लेखिका से बातचीत, कहानी पाठ आदि करने के बाद उनका अचानक निधन होता है। लेखिका ने इस प्रसंग को अत्यंत बारीकी के साथ लिखा है। जब घर की जिम्मेदारियां एक स्त्री अकेली उठाती है तो उसे रोने के लिए समय भी नहीं मिलता। वह रोती नहीं बल्कि अपनी माँ के बताए रास्ते पर चलती है। लेखिका की माँ भी अपने पति की मृत्यु पर रोई नहीं थी, लेखिका भी उनकी मृत्यु पर रोती नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बात का दुख नहीं था, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उसे रोते बैठने के लिए समय नहीं मिलता है। घर की बेटी वहाँ पर बेटा बनकर काम करती है। सभी इंतज़ाम से लेकर संपत्ति का हिस्सा जिस पर दूसरे आकर अधिकार न जमा पाए, इस कारण मैत्री सभी कार्यों को होशियारी से करती है। अपने दुखों के लिए एक मजबूर स्त्री की तरह वह रोते हुए नहीं बल्कि अपने अधिकार के लिए लड़ते हुए हमें दिखाई देती है। लेखिका की बेटी नम्रता उन्हें अपने नाम से लिखने के लिए कहती है। लेखिका जो कि अब तक एक मिसेज शर्मा थी, जिसने अपना सब कुछ विवाह, बच्चे, संसार के लिए अर्पण कर दिया था, वह मैत्री है, यह भी वह भूल चुकी थी। लेखिका इस अपने जीवन की व्यथा को बहुत ही उदासी से लिख रही है। जिस परिवार में स्त्री की कोई पहचान नहीं होती, वह मात्र परंपरा का निर्वाह करने वाली और पुत्रवती होकर वंशवेल बढ़ाने वाली होती है, उसकी पहचान पति से बनती है। इस परंपरा को तोड़ने का अर्थ होता है बहुत बड़ा विद्रोह करना, और ये बहुत बड़ा विद्रोह वह करती है। यह विद्रोह करने के लिए लेखिका पहले संकोच करती है। वह अपनी बेटी को कहती है कि
तुम अब मेरे नाम के पीछे क्यों पड़ गई हो? इससे पहले क्या तूने ये समझा देखा नहीं है कि तेरे पिता के परिवार की परंपरा क्या है? लेखिका की मन की जो स्थिति है, जो हर एक आम गृहिणी की होती है, जहाँ पर पत्नी का नाम किसी शादी उत्सव के कार्ड पर छपवाया नहीं जाता, अगर छपवाया गया तो भी पति नाम के साथ छपवाया जाता है। जैसा लेखिका का नाम मिसेस शर्मा नाम से ही उनकी बेटी की शादी के कार्ड पर छपवाया गया था, स्वयं का नाम मिटा दिया जाता है। यह लेखिका की तकलीफ देह उसको लगता है और उसको इस बात का बहुत दुख भी होता है। लेखिका का शुरुआती साहित्यिक दौर जो आत्मकथा में उसने अंकित किया है, शुरू में बहुत सारी कविताएं लिखी थी, पति को पसंद ना आए इस कारण उन्होंने उसका स्वरूप समर्पण जो है बदल दिया था। जब पति को अच्छी लगती है तो उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में जाकर छपवाने के बारे में बात की थी। लेखिका की एक भी कविता छपती नहीं है, वह बहुत हताश हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि कविताएं कैसे होनी चाहिए, उसके विषय कैसे होने चाहिए। बिना कुछ टिप्पणी की ही उनकी कविताओं को नकारा जाता है, वापस कर दिया जाता है। ये बात लेखिका को बहुत दुख देती है। लेखिका के पति ने पत्नी की खुशी के लिए उनका कविता संग्रह लकीरें प्रकाशित करवाया था। लेखिका अब तक अपनी पहली पुस्तक देकर बहुत खुश हुई थी। अपनी बेटी के कहने पर कि अब कविता नहीं कहानी लिखो, इस पर उन्होंने कहानी लिखने का सोचा और अपने बचपन की रामश्री चाची की याद उनको आती है। इस पर इल्ज़ाम था कि उसने अपने पति को जहर देकर मारा। सच तो यह था कि वह जहर उसके देवर के लिए था, जो उसे रात में परेशान करता, ज़बरदस्ती शोषण करता था। इस कहानी के बारे में लेखिका सोचती है कि रामश्री चाची ने न्याय देने के लिए या उसको न्याय मिलने के लिए लेखिका ने कहानी का निर्माण किया था। लेखिका की अपनी लड़ाई है जो साहित्य का निर्माण करते समय उन्होंने अपने पात्रों के साथ लड़ी है। बेटी के प्रेरित करने से लिखने के लिए तैयार तो होती है, किंतु शुरुआत कहाँ से करे, कैसे करे, लेखिका को समझ नहीं आता। गद्य में लेखन करने का विचार बना लेती है और साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन करने लगती है। लेखिका का लेखन एक प्रतियोगिता के माध्यम से शुरू होता है, जो साप्ताहिक हिंदुस्तान ने प्रतियोगिता 1990 में रखी थी। लेखिका इस प्रतियोगिता के लिए कहानी लिखन के लिए भावनिक और मानसिक रूप से संघर्ष करती है। अपने जीवन के प्रेम से जुड़ी बातें वह याद करती है, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ के प्रेम के बीज उसके मन में पनपने लगते हैं, किंतु वह आकार नहीं ले पाते। उसका अपना माँ होना, डॉक्टर की पत्नी होना उसको रोकता है। अपनी आत्मकहानी में लेखिका के लेखन की शुरुआत ही अलग ढंग से होती है। वह प्रेम विशेषांक के लिए कहानी तो लिखती है, किंतु कहानी स्वयं जाकर पहुंचाने के लिए संकोच करती है। यह वही मैत्रेय पुष्पा है जो आज हिंदी साहित्य में निर्भीक रूप से निडर होकर सामने आती है, लेखन करती है, जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से कहानी भेजने के लिए पति की अनुमति पहले मांगी थी, अनुमति लेना ज़रूरी समझा था। बेटियां उन्हें साहस तो देती है, फिर भी वह पारिवारिक अनुशासन को भंग करना नहीं चाहती। अपनी स्वामी भक्ति के आगे वह जाना नहीं चाहती। वह अपनी बेटियों को भी समझा देती कि मैं हार गई बेटा, ऐसा कहती है। लेखिका की कहानी भेज तो दी जाती है, उस प्रतियोगिता में उनका न कोई नंबर आता है, न कोई उस कुछ प्रोत्साहन पर बख्शिश मिलता है। लेखिका हताश हो जाती है। उसी साप्ताहिक हिंदुस्तान के सह संपादक ने उन्हें फ़ोन करके मिलने के लिए बुलाया था। लेखिका संकोच वश बाहर मिलना नहीं चाहती है, लेकिन अपनी सहेली के समझाने पर या सहेली इल्माना के कहने पर बाहर मिलने के लिए मान जाती है। उस सह संपादक का लेखिका के प्रति आकर्षण वह भाप लेती है। जब उनके मंसूबे पर पानी फिरा देती है तो वह सह संपादक उसका पथ प्रदर्शक बन जाता है। घर में वही सच का संघर्ष जो लेखिका को झूठ बोलने नहीं देता, पति की नज़र में संदेह खड़ा कर देता है। लेखिका की पहली कहानी 8 अप्रैल को 1990 में सह संपादक की मदद और सहेली के प्रोत्साहन पर छप जाती है। यह लेखिका उस सह संपादक का नाम नहीं बता देती है, शायद वह एक वरिष्ठ लेखक या संपादक को बदनाम नहीं करना चाहती हो, जिनके मार्गदर्शन पर उनकी कहानी छपती है। यहाँ से लेखिका मैत्रेय पुष्पा के लेखन का प्रवास
शुरू होता है। यहाँ से वह मिसेस शर्मा से मैत्रेय पुष्पा बन जाती है। लेखिका ने अपने लेखन और पाठक वर्ग का दायरा बढ़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया है। उन्होंने मासिक कथा पत्रिका में अपनी कहानियाँ भेजी थी। पहली कहानी बिना पढ़े ही वापस की जाती है। वह आहत होकर दोबारा लिखने के लिए तैयार होती है। सह संपादक की चुनौतियों का सामना भी करती है, जिस वजह से उनकी कहानी छपती जाती है। लेखिका को सफलता मिलती जाती है और अपने लेखन के बारे में वो बहुत कुछ इसमें कहती है। अपने लेखन की शुरुआती दिनों के अनुभव लेखिका ने बड़े साहस के साथ लिखे हैं। उन्होंने संकेत सूचकों का प्रयोग किया है, जैसे गॉड मदर, सह संपादक जिनकी मेहरबानियों के किस्से वह लिखती है। एक संपादक तो लेखिका को दवाइयों की लिस्ट देता है जो उन्हें पति से मांग कर लानी थी। अर्थात लेखिका का उदारमतवादी विचार और खुलेआम किसी पर विश्वास करना उन्हें कभी कभी बदनाम भी कर देता है। लेखिका ने अपने जीवन में आने वाले साहित्यिक लेखक एवं लेखिकाओं का उल्लेख भी आत्मकथा में किया हुआ है, जिसमें मनु भंडारी जी है, राजेंद्र यादव जी के नाम प्रमुख रूप में आए हुए हैं। हंस पत्रिका के कार्यालय में उनका पहला अनुभव, उनकी कहानियों को लगातार मिलने वाली अस्वीकृतियाँ, जिनके संबंध में लेखिका की भावनाएं यहाँ व्यक्त होती हैं। लेखिका की लगातार 5 कहानियाँ अस्वीकृत हो गई थी। छठी कहानी छपती थी। वह हार कभी नहीं मानती है, जिससे एक लेखक का अपने लेखन के प्रति लगन और विश्वास स्पष्ट होता है। अर्थात तत्कालीन हंस पत्रिका के जो संपादक थे राजेंद्र यादव जी, अपनी पत्नी के साथ लेखिका की कहानी छपने की खुशी देने उनके घर आते हैं। लेखिका के किशोर अवस्था में जिस लड़के ने उसे वह पत्र लिखा था कि उस लड़के को वह इदमनम उपन्यास प्रकाशित होने के बाद उसकी पहली प्रति देती है, क्योंकि उसी पत्र से प्रेरणा लेकर उन्होंने वह उपन्यास लिखा था। लेखिका के साहित्य में अपने गांव के लोग, वहाँ का वातावरण, वहाँ की अनुभूतियों का वर्णन ज़्यादा मिलता है। अपने साहित्य को प्रकाशित होते समय की जो संपादकीय भूमिका, लेखिका का अंतर्गत संघर्ष, साहित्य का पाठकों पर पड़ता प्रभाव आदि बातों का विस्तार से वर्णन लेखिका ने आत्मकथा में किया है। लेखिका अपने साहित्यिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए लिखती है। वैसे ही कुछ लोग उन पर खफावी हो जाते हैं। 1 साल के भीतर उनके उपन्यास के लिए पुरस्कार भी मिलता है। उन पर आरोप भी लगाया गया था कि उन्होंने इदमनम उपन्यास की कहानी गॉड मदर से चुरा ली है। लेखिका इसके लिए अपने तर्क राजेंद्र यादव के सामने प्रस्तुत भी करती है। गॉड मदर का बदलता व्यवहार लेखिका को सोचने के लिए मजबूर करता है, जो पहले लेखिका को साहित्यिक क्षेत्र के खतरों से सतर्क करती है, मशवरे देती थी। लेखिका उनका सम्मान करती है। अपनी मर्यादा को लांघकर उन्होंने कभी भी उनको अपशब्द नहीं कहे हैं। अपनी इस सफलता भरी यात्रा के लिए वह लिखती है कि मेरी जिंदगी का ये रचनात्मक रूप से दुविधा भरा समय था। सफलता की ओर बढ़ने का हौसला साथ था, मगर मेरे मित्र एक एक करके मुझे छोड़ते चले जा रहे थे। लेखिका पर दूसरा आरोप था कि उनको वरिष्ठ लेखिकाओं का अधिकार मारने वाली लेखिका के रूप में जाना जाने लगा या कहा जाने लगा। अपने उपन्यासों की समीक्षा के लिए मिठाई के डब्बे देने वाली भी कहा जाने लगा। बचपन की यादों में छोटी सी जो मुन्नी थी, मैत्री की कहानी भी आती है, जो नायब साहब के प्यार ममता के कारण स्वयं को उजागर करती है। वह बचपन की हरकतें लेखिका को लिखने के लिए प्रेरणा दे जाती है। अपने बचपन की यादों में प्रेम, उत्साह, जिज्ञासा और संघर्ष का वर्णन लेखिका करती है। लेखिका इदन्नम उपन्यास प्रकाशित होने पर उनके गांव पर उसका बहुत सारा असर हुआ था, क्योंकि गांव में कुछ गलत होता है। जैसे लड़की किसी लड़के के साथ भाग जाती है तो लोग लेखिका के लेखन को ही दोष देने लगते हैं। अपने गांव से जुड़ी होने के कारण उन्हें गांव के लोगों की नाराज़गी को सहा है। जिस तरह गांव का, वहाँ की स्त्रियों का वर्णन लेखिका ने साहित्य में किया है, उससे ये लोग नाराज़ हैं। लेखिका का खुलकर लिखना उन्हें मुसीबत में भी डाल देता है। लेखन से उन्हें साहित्य जगत में बहुत प्रसिद्धि मिली, किंतु घर में बहुत संघर्ष उनको करना पड़ा। घर की सभी परंपराओं को तोड़ने का उनका लेखन था। चाक उपन्यास पढ़कर लेखिका के पति नाराज हो जाते हैं। पति चाक की नायिका सारंग लेखिका को ढूंढते हैं। यानी चाक उपन्यास पर अनेक समीक्षाएं लिखी गई हैं। लेखिका कहती है चाक की प्रसिद्धि ही उसका मूल कारण है। लेखिका जैसे बोलती है वैसे करने में भी हम अपनी हिम्मत रखती है। उन्होंने अपने वैवाहिक श्रृंगार चिन्ह अर्थात गहनों को एक एक करके उतार दिया था, जिसमें मंगलसूत्र, बिछिया, कंगन आदि को वो उतारती है। पति रहते ये उतारना बहुत बड़ा कदम था, जिसके चलते घर में महाभारत भी होती है, पति के साथ झगड़ा भी होता है। करवा चौथ नामक वह व्रत भी करना बंद कर देती है, ये जिसका असर घर पर तो होता है। पढ़ी लिखी बेटियां भी माँ का समर्थन करती है। अपनी बेटी सुजाता का अंतर्जातीय विवाह
वह करवा देती है। अंतर्जातीय विवाह के लिए उनको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, वैसा असल में करने की हिम्मत वह रखती है। लेखिका ने पति के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध में जाकर अपनी बेटी का अंतर्जातीय विवाह करवा दिया था। घर परिवार की इज्जत दांव पर लगाकर उन्होंने ये निर्णय लिया था। बेटी की शादी होती ही पति का भी दिल बदल जाता है। लेखिका कहती कि इस घटना से उनका व्यक्तित्व पहले जो शर्मीला, झेपू और चुप रहने वाला था वो बदल जाता है और उसमें हिम्मत आ जाती है। अपने साहित्यिक घटनाओं के वर्णन के बारे में ज़्यादातर लेखिका ने गांव से जुड़ी बातों का वर्णन किया है। गांव देहाती वर्णन, स्त्रियों का जीवन, गांव की राजनीति, पुलिस यंत्रणा, मजदूरों का शोषण, किसानों की स्थिति आदि बातें इसमें आती हैं। यहाँ लेखिका थोड़ा पाठक वर्ग को गांव का जो वातावरण है उस गांव के वातावरण की सैर भी करवाती है, जिसमें पाठक भूल जाता है कि लेखिका असल में ये भोग चुकी है। वह अपने साहित्यिक दृष्टि से विचार विमर्श कर रही है। लेखिका का वर्तमान जीवन में इन बेटियां और दामादों के साथ दिल्ली में रहना। वह आत्मकथा में अपने भूतकाल में पाठकों को सैर कराती है, जिसकी भाषा ग्रामीण बोलचाल की है, जो पाठक वर्ग को भ्रमित करती है। गांव की स्त्री और राजनीति का वर्णन लेखिका ने अपने अलमा कबूतरी उपन्यास में किया है, जिस पर अनेक टीका टिप्पणी भी हुई थी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। लेखिका के दो प्रिय लेखक हैं, मैंने जैसे कहा कि एक फणीश्वरनाथ रेणु और दूसरे राजेंद्र यादव जी, जो उनके साहित्यिक गुरु हैं। किंतु लेखिका के पति राजेंद्र यादव और लेखिका के रिश्ते को संदेह की नज़र से देखते हैं, उनकी तस्वीर तक लगाने नहीं देते। लेखिका को पति के विचारों पर गुस्सा भी आता है। कभी कभी तो वो उनसे अलग होने के बारे में भी सोचती है। जो लड़की पहले विवाह के लिए उत्तेजित हुई थी, अब वह उसी विवाह से वो छुटकारा पाने के बारे में सोचती है। लेखिका ने राजेंद्र यादव और मनु भंडारी के वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई एक घटना बताई है, जो लेखिका ने अनुभव की थी। राजेंद्र यादव को उनकी पत्नी मनु भंडारी ने घर से निकाल दिया था। उन दोनों के संबंध में दूरियां आ गई थी। राजेंद्र यादव शहर छोड़ने से पहले लेखिका को मिलने आते हैं। लेखिका कुछ ज़रूरत का सामान देकर उन्हें विदा करती है। उन्हें दुख इस बात का होता है कि उनके जो पथ प्रदर्शक उनसे दूर जा रहे हैं, और गर्व इस बात का होता है कि उस जमाने में एक स्त्री ने इतनी हिम्मत की है कि अपने पति को घर से बाहर निकाल दिया। अर्थात मनु भंडारी के साहस से वह खुश भी थी। राजेंद्र यादव के चरित्र एवं उनके स्त्री के प्रति व्यवहार पर साहित्य जगत में अनेक कथाएं जैसे फैली हुई है। लेखिका का और उनका रिश्ता एक गुरु शिष्य का था। ऐसे अफवाहों से बहुत सारी अफवाहें लेखिका के बारे में और राजेंद्र यादव जी के बारे में फैली हुई थी, और ऐसे अफवाहों से तंग आकर राजेंद्र यादव राखी के दिन लेखिका के घर राखी बंधवाने के लिए आते हैं। लेखिका उनको अनेक तर्क देकर निरुत्तर कर देती है। उनका कहना है कि राजेंद्र और उनके रिश्ते को सिद्ध करने के लिए राखी की आवश्यकता नहीं है। समाज तो हर किसी को कुछ न कुछ कहता है। जिस राजेंद्र यादव ने उन्हें प्रेरित किया था, लेखिका को लिखने बोलने के लिए आत्मविश्वास दिया था, वो उन्हें अपना आदर्श गुरु का स्थान देती है, उनका आदर रखती है। और जहाँ आदर सम्मान होता है वहाँ रिश्ता बनाना मुश्किल होता है, ऐसा लेखिका ने कहा हुआ है। ऐसा एक गुरु ही अपने शिष्य के लिए कर सकता है। इसकी कमजोरियों को जानकर उससे कुशल बनाना चाहता है गुरु। लेखिका ने आत्मकथा में अपने राजेंद्र यादव के प्रथम भेंट से लेकर अनेक अनुभव लिखे हैं। लेखिका ने यह भी कहा है कि लेखिका को राजेंद्र यादव के बारे में, उनके चरित्र के बारे में डॉक्टर साहब और गॉड मदर आदि लोगों ने बहुत कुछ कहा था, जिस कारण वह पहले राजेंद्र यादव को संदेह की नज़र से देखती है। गोष्ठी में या संगोष्ठी में वह उनके साथ गई थी। पूरी रात प्यासी रहती है, लेकिन राजेंद्र यादव के बारे में मन में जो बैठे हुए डर के कारण दरवाज़ा खोलकर पानी मांगती नहीं है। बाद में वो बीमार भी पड़ती है, किंतु ऐसा कुछ गलत व्यवहार राजेंद्र यादव उनके साथ करते नहीं हैं, चाहे औरों के लिए वो कैसे भी हो, ऐसा लेखिका ने लिखा हुआ है। लेकिन लेखिका के लिए हमेशा एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे लेखक, अच्छे गुरु के रूप में वो सामने आते रहे हैं। अपनी इस आत्मकथा में लेखन की प्रेरणा और शुरुआत भी लेखिका बताती है। डॉक्टर अर्चना वर्मा ने हंस पत्रिका के स्त्री विमर्श पर आधारित विशेषांक के लिए लेखिका को आत्मकथांश यानी आत्मकहानी लिखने की विनती की थी। तब लेखिका बहुत उलझन में पड़ गई थी, कहाँ से कैसे आत्मकथा कहानी की शुरुआत करे, विचार विमर्श करे। आत्मकथा लिखने से पहले अनेक विचारों से घिर जाती है, चिंता में डूब जाती है। पहले तो वह अर्चना वर्मा को मना कर देती है, अपने जीवन से जुड़ी बातों पर विचार करने लगती है। लगभग 2 साल में आत्मकथा लिखकर छप कर आती है। साहित्य जगत में ही नहीं, घर में भी माहौल बिगड़ जाता है। पति अपने चरित्र को बिगाड़ने के कारण पत्नी पर नाराज होता है। आत्मकथा प्रसिद्धि भी हुई, इस पर समीक्षाएं भी लिखी गई। उपन्यास में जो गोपनीय रह गया था, उन सभी बातों का आत्मकथा में वो खुलासा
करती है। लेखिका ने इस खंड के अंतिम भाग में उनके और लेखक के वाद विवादों पर चर्चा की है। राजेंद्र यादव के साथ उनका संबंध विवाह के कटघरे में खड़ा होता है। तमाम जानी मानी लेखिकाएं मैत्रेयी के वक्तव्यों पर टिप्पणी देती हैं। 2003 में राजेंद्र यादव का अमृत महोत्सव मनाया गया था। तब लेखिका को अपना मंतव्य रखने के लिए बुलाया गया था। तब लेखिका अपने और राजेंद्र यादव जी के अनुभव के बारे में बताती है, जिसमें राजेंद्र यादव पर जो आरोप लगाए जाते हैं वो उसको वह नकारती है, क्योंकि उनके अनुभव में राजेंद्र यादव जैसे थे वैसा वह बता देती है। यहाँ लेखिका के साथ राजेंद्र यादव के बहुत अच्छे संबंध थे, ये स्पष्ट होता है। इस टिप्पणी के बाद लेखिका या लिखित रूप से साहित्य जगत में से अनेक टीका टिप्पणियाँ आती हैं, जिस कारण साहित्य जगत में तूफान आ जाता है। और इस तूफान में लेखिका को कमलेश्वर और स्वयं राजेंद्र यादव शांत रहने की सलाह देते हैं। कुछ टिप्पणियाँ लेखिका ने आत्मकथा में भी लिखी हुई हैं, जिसमें मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, निर्मला जैन, चित्रा मुदगल, चंद्रकांता, कमल कुमार, नासिरा शर्मा आदि जी की है। लेखिकाओं के मान अपमान से लेखिका बहुत नाराज़ होती है, और जिस साहित्य जगत को सुनकर लेखिका पहले उत्साहित होती थी, अब उसे झूठ लगने लगता है। विवादों के बाद लेखिका राजेंद्र यादव से मिलने से बचती रहती है। जो रिश्ता वह टूटने से भी न टूटे, वह हमेशा मित्र मंडली में यादगार बन गया था। अपने पाठकों के लिए वह शांत रहकर निरंतर लेखन करने लगती है। राजेंद्र यादव के पैर के ऑपरेशन के समय वह अपने पति के साथ अस्पताल उनके बुलाने पर जाती है। अपने परिवार से पहले वह मैत्रेयी को फ़ोन करके बुलाते हैं, अर्थात लेखिका पर उनका कई अधिक विश्वास था। राजेंद्र यादव जी इन अनुभवों के साथ लेखिका की यह आत्मकथा यहाँ रुक जाती है। मैं आत्मकथा समाप्त होती है यह इसलिए नहीं कह रही हूँ कि लेखिका की यह आत्मकथा यहाँ इसलिए रुक जाती है क्योंकि लेखिका अभी भी साहित्यिक दुनिया में सक्रिय है। हो सकता है उनकी आत्मकथा का तीसरा खंड भी वह लिखे, जिसमें हिंदी पाठकों को राजेंद्र यादव जी की मृत्यु के बाद का समय और लेखिका का जीवन संघर्ष हमें पढ़ने के लिए मिले। गुड़िया भीतर गुड़िया इस आत्मकथा से संबंधित मैत्रेयी जी ने अपने भीतर की जो गुड़िया को उघाड़ कर रख दिया है, और इस आत्मकथा में जीवन में जो घटित अच्छी बुरी सभी सत्य घटनाओं को उन्होंने खोल कर रख दिया है। इसलिए यह आत्मकथा सभी आत्मकथाओं से एक लीक से हटकर अपनी छाप छोड़ते हुए हमें नज़र आती है। लेखिका ने इस आत्मकथा में एक गृहिणी से एक सफल साहित्यकार होने की कथा जो वर्णित की हुई है। अब इस आत्मकथा के जो निष्कर्ष है वह कुछ इस तरह है। लेखिका स्वयं से संघर्ष करती है, अपना वजूद, अपना अस्तित्व बनाने के लिए संघर्ष करती है। विवाह के बहुत सालों बाद वह अपना लेखन शुरू करती है। लिखते समय अपने गांव, देहात, किसान, जो मजदूर है, स्त्री जीवन से जुड़ी हुई है। गांव की स्त्रियों के संघर्ष को अपने साहित्य के माध्यम से न्याय देते हुए उजागर करती है। अपने आसपास के पात्रों को साहित्य के द्वारा न्याय दिलाती है जिन पर समाज में अन्याय हुआ था। घर में पति के विरुद्ध, रूढ़ी परंपराओं के विरुद्ध, साहित्य में धारा के विरुद्ध खड़ी रहने वाली ये लेखिका है। साहित्य क्षेत्र में आने के लिए उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वह हार न मानते हुए लेखन करती है, जैसे लेखन ही उनकी अंतिम मंजिल है। जो राजेंद्र यादव औरों के लिए चरित्रहीन पुरुष थे, वही लेखिका के लिए साहित्यिक मित्र गुरु थे, और जिसे मितवा कहा जा सकता है, ऐसा लेखिका की आत्मकथा में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैत्रेयी पुष्पा जी की आत्मकथा का दूसरा खंड गुड़िया भीतर गुड़िया यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों को ये खंड या ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यहाँ तक वीडियो आपने देखा है तो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं और भी नए नए रचनाओं पर और अलग रचनाओं को लेकर वीडियो बनाती रहूं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।